डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो नेपाल के अंदर लगभग अब जो है तख्ता पलट हो चुका है। नेपाल के अंदर एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। लंबे समय से एक जो है चिंगारी दहक रही थी, उसने बड़ी आग का रूप धारण करके इतना बड़ा जो है खेल नेपाल में खेला गया है। इतना बड़ा और इतना उग्र प्रदर्शन देखने को मिला कि वहां की सरकार के पीएम जो थे उनको एक हिसाब से इस्तीफा देना पड़ा और संभावना ये भी बताई जा रही है कि वो देश छोड़कर निकल चुके हैं, है ना। तो पूरे मैटर को थोड़ा सा जानने का ये भी प्रयास करेंगे और यह भी जानेंगे हम लोग कि क्या भारत को ये सोच रहा है कि नेपाल को लेकर भारत के साथ ही चीजें सोच ली जाएं, है ना। जिस तरह की चीजें या जिस तरह की संभावनाएं जो हैं वर्तमान समय में हम लोग तलाशते रहते हैं। थोड़ा सा मैटर को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहले नेपाल का जो खेल है, आपको पता है जेनजी का आंदोलन जो है नेपाल के अंदर हुआ है। नेपाल पहला देश नहीं है। वैसे अगर मैं नॉर्मल तख्ता पलट की बात करूं तो पिछले कुछ समय में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है। वहां की सरकार को जो है तालिबान को सत्ता सौंप कर भागना पड़ा। अगर आप देखेंगे श्रीलंका के अंदर वहां पर तख्ता पलट हुआ। उसके बाद आप लोगों ने बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट देखा और वहां पे अंतरिम सरकार का गठन देखा। अब नेपाल के अंदर जो है तख्ता पलट हुआ है और वहां पर भी अंतरिम सरकार जो है सुशीला गार्गी के नेतृत्व में बनने वाली है। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप इस बात को समझिए कि ये जो जेनजी लोग हैं, है ना, जनरेशन जेड जो है, जो अपने आप को युवा मानते हैं, और ये वो लोग हैं जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है। ये लोग जो हैं, जो बहुत ज्यादा उग्र लोग हैं, ये चीजों को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं। इसमें हालांकि एक नैतिक पक्ष ये भी है, क्या सच में किसी को टॉलरेट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। कौन सी चीजों को ये लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं? ये करप्शन को, भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये नेताओं की बेहतर जिंदगी को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी गरीबी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं पे विकास की कमी है उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी का आलम है तो उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनको ये लगता है, खास करके अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल में लोगों को ये लगता था, इन युवाओं को ये लगता था कि नेताओं के जो बच्चे हैं वो बहुत ही मजे से जिंदगी जीते हैं, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। नेपाल के अंदर किसानों की कंडीशन बहुत खराब है। नेपाल के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नेपाल में जो नेता लोग हैं वो बहुत ही शान शौकत की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन नेपाली युवा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए यह आंदोलन एकदम तेजी से जो है स्टार्ट हुआ। इवन आप लोगों को मैंने बताया कि नेपाल में पिछले 16 साल के अंतर्गत 13-14 बार से ज्यादा बार सरकारें जो है बदल चुकी हैं। तो युवाओं को लगता है कि आप लोग मजाक कर रहे हो, आप खेल कर रहे हो, बार बार सत्ता परिवर्तित कर रहे हो, आपस में गठबंधन कर ले रहे हो, और नेपाल का विकास कैसे होगा या नेपाल के लोगों के बारे में कौन सी सरकार सोचेगी। ऐसी सिचुएशन को लेकर चीजें ज्यादा खराब होती रही और उसका परिणाम ये रहा कि वो धीरे धीरे जो चिंगारी मैंने आपको बताया जल रही थी, उसने एक बहुत ही रौद्र रूप और बहुत ही भयानक रूप धारण कर लिया। क्या जेनजी आंदोलन को प्रमोट करते रहना चाहिए, है ना, इसमें कुछ गलत है? या फिर अगर इसी तरीके से तख्ता पलट होते रहेंगे तब तो जनता ही फिर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करने पे आ जाएगी, फिर कानून व्यवस्था की कहानी कहां पर रहेगी? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना। तो नेपाल में ये चीजें आपने देखी। केपी ओली जो हैं वो रिजाइन कर चुके हैं, कई बार पीएम रह चुके हैं नेपाल में, लेकिन इस बार लोगों ने उनको बर्दाश्त नहीं किया। जल्द से जल्द उनकी कंडीशन इतनी हो गई थी कि एक ही दिन में उनको इस्तीफा देकर देश छोड़कर एक हिसाब से वो भाग चुके हैं। बाकी रियलिटी अभी तक पता नहीं। युवाओं की कंडीशन आप देख सकते हैं, पुलिस कर्मियों के साथ लगातार टकराव उनका हुआ, 30-40 लोगों की जान चली गई, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं घायल हो चुके हैं। अब नेपाल में क्या चल रहा है, अगर मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट सिनेरियो बताऊं तो नेपाल के अंदर जो है कमान सेना के हाथ में है ना। कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू की गलियों में अब सन्नाटा पसरा है। सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू का मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अगर कोई व्यक्ति दिखा तो सेना उसको गोली मार देगी। इसलिए लोग अपने घरों में चले गए। क्या विरोध प्रदर्शनकारी जो है थम चुका है मैटर? नहीं, प्रदर्शनकारी नहीं थमे हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वहां सेना से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो सेना ने उनको कहा कि आप पॉलिटिकल लीडर से बात करें। उन्होंने कहा हमें किसी भी पॉलिटिकल वर्ग से बात नहीं करनी है और ना ही हम ये चाहते हैं कि अब जो है सत्ता किसी राजनेता के हाथ में आए, है ना।
तो फिर किसको चुना गया या किससे उन्होंने बात की? उन्होंने अपना नेता जो है, ये नेपाल की पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं है वहां की, और इनका पॉलिटिकल लिंक नहीं रहा है ना, राजनेताओं से बहुत ज्यादा लिंक नहीं रहा है या पॉलिटिकल चीजों से इनका लेना देना नहीं है, तो इनकी छवि नेपाल के अंदर बहुत अच्छी है। तो जो प्रदर्शनकारी हैं, जो समूह हैं, उन लोगों ने कहा है कि हम इनको अपना नेता जो है अंतरिम सरकार का प्रमुख स्वीकार करते हैं। तो नेपाल में मुझे लगता है जल्द से जल्द अब ये पीएम बन सकती हैं और इनकी छवि काफी अच्छी है नेपाल के अंदर। अब हम लोग मेन बात पर आते हैं, क्या भारत को लगता है कि नेपाल को भारत के साथ शामिल होना चाहिए? देखो, इसको थोड़ा सा रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एकदम कोई ऐसी बात नहीं है जो जिसका व्यवहारिकता से जुड़ाव ना हो। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि भारत और नेपाल के बीच में कैसे संबंध रहे, है ना। आपको पता है कि भारत नेपाल को एक भाई के तौर पर ही देखता रहा है, रोटी बेटी का रिश्ता दोनों देशों के बीच में रहा है। नेपाल बहुत सारी चीजों के लिए भारत पर निर्भर है, व्यापारिक चीजें जो हैं भारत के थ्रू होती हैं। इवन जो है कहीं ना कहीं पे जो नेपाल भारत का जो इस दक्षिण एशिया में अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। ऐसे सिचुएशन में भारत जो है नेपाल का रहा है, इसका मतलब भारत ने नेपाल को बहुत सपोर्ट किया है ना। कंडीशन दोनों देशों के बीच में अच्छी रही है, लेकिन कुछ चीजों को लेकर टकराव पिछले कुछ समय में देखने को मिला है। कौन कौन सी चीजों को लेकर टकराव है वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं। जब मधेसियों का मामला था तब भारत ने ना थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश की थी मधेसी वर्ग को, क्योंकि आपको पता है कि वो वर्ग है ये मधेसियों का, जिनके कुछ लोग जो हैं भारत में या बिहार वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं और नेपाल के दक्षिण वाले जोन में देखने को मिलते हैं। तो सरकार ने थोड़ा सा नेपाल की सरकार को बोला था कि इनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाए। हालांकि वहां की जनता को तो ये थोड़ा बहुत ठीक लगा था, लेकिन वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको बहुत अलग लिया था और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की थी कि भारत जो है नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल कर रहा है। एक इशू तो यहां पे, तब से थोड़ा सा भारत को लेकर नेगेटिविटी नेपाल में रही। दूसरा इशू है काला पानी लिपुलेख वाला जो मैटर है, इसको लिम्पिया धुरा वाला, इसको लेकर नेपाल जो है उसने 2020 में नक्शा जारी किया और उसमें माना कि ये वाला जो क्षेत्र है भारत ने अवैध तरीके से कब्जा रखा है, ये नेपाल का हिस्सा है और नेपाल आज से उसको अपने मैप में दिखाना शुरू कर दिया। अब आपको पता है कि नेपाल और भारत का अगर कंपैरिजन किया जाए सैन्य तौर पर, आर्थिक तौर पर, तो आपको पता है कि नेपाल एक छोटा कंट्री है ना। इस बात की वास्तविकता को स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी देश के अंदर या किसी देश के लोगों में राष्ट्रीयता बहुत अच्छे से हो सकती है, लेकिन अब देखो भारत के अंदर भी है, लेकिन भारत का कंपैरिजन अगर चीन से अमेरिका से करेंगे तो हमें भी इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि भारत के कंपैरिजन में चीन ज्यादा आगे या अमेरिका ज्यादा आगे है ना। इस चीज को एक्सेप्ट करने में कुछ बुरा नहीं। अब नेपाल जो है एक छोटा कंट्री है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसी सिचुएशन में नेपाल जो है सेना के माध्यम से या सैन्य तरीके से तो इस क्षेत्र को अपना नहीं सकता है, ये आपको भी पता है। अगर भारत चाहेगा नहीं तो फिर तो मुश्किल है नेपाल को ये चीजें मिले। हाँ, भारत अगर चाहे, जिस तरीके से श्रीलंका को हम लोगों ने कच्चा तीबू आइलैंड सौंप दिया था, इस तरह के क्षेत्र अगर भारत चाहे तो वो उसको दे सकता है। ये सरकार डिसाइड करेगी, नेपाल के लोग डिसाइड नहीं करेंगे या नेपाली सरकार दबाव के माध्यम से ये चीज नहीं कर सकती है। मेरा पॉइंट ये था कि इन क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद भी दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। 97-98% सीमा को लेकर कोई टकराव नहीं है और भारत और नेपाल की सीमा को ना बहुत शांत सीमा माना जाता है। आपको पता है यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल जो है यहाँ पर सेफ्टी करते हैं। अब जो है यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सेना को, जो आपकी यूपी पुलिस है, उसको बाउंड्री वाले क्षेत्र में थोड़ा सा एक्टिव कर दिया है कि बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। ये जो नेपाल में आग लगी है इसका प्रभाव भारत के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। सरकार कोशिश कर रही है कि ये चीजें यहाँ पे ना हो। जीएसटी का रिफॉर्म जो है वो आप उसी डायरेक्शन में एक जो है प्रयास देख सकते हो। अब बात ये है क्या भारत को नेपाल को मर्ज करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये। मुझे ये लगता है ना कि देखो, भारत भूटान की बात करें या नेपाल की बात करें, उनकी अपनी एक आंतरिक स्वतंत्रता है ना। वो लोग अपना स्वतंत्र रहते आए हैं और वो चाहते हैं कि अपना स्वतंत्र तरीके से ही काम करें, तो वो तो एक अच्छा विकल्प नहीं होगा। वो नेपाल के लोगों पर निर्भर करता है कि अगर वो चाहते हैं भारत के साथ विलय तो जरूर सरकार उस बारे में सोच सकती है। लेकिन अगर नेपाल के लोग नहीं चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, तो भारत को कोशिश करनी होगी कि नेपाल के डेवलपमेंट को लेकर थोड़ा सपोर्ट किया जाए। अगर भारत और नेपाल के रिश्तों में टकराव आया है तो उसके लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदार कारक केपी ओली रहे हैं, क्योंकि वो चीन के बहुत ज्यादा क्लोज आते हैं, जिसके चलते भारत और नेपाल के संबंधों में टकराव आता है। अब वो जा चुके हैं नए सीएम पीएम के तौर पर, जो भी देश की सत्ता संभालने वाले हैं, अगर उनके साथ भारत की चीजें बेहतर रहती हैं, भारत और नेपाल मिलकर सपोर्ट करते हैं, तो दक्षिण एशिया में दोनों देश बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैं तो एक सुनहरे भविष्य की ही कामना करता हूं। मुझे लगता है भारत और नेपाल के संबंध बहुत बेहतर रहे हैं और जरूरत है उन संबंधों को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए दोनों देशों को मिलकर प्रयास करना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।